प्रासंगिकता पर और उनकी राजनीति को लेकर हमसे बात करेंगे। पहले हमारे गेस्ट हैं कॉमरेड सुभाषनी अली, जो पोलित ब्यूरो मेंबर हैं सीपीआईएम की, और प्रवीर पुरकायस्थ, जो एडिटर इन चीफ है न्यूज क्लिक के। तो जो मेरा पहला सवाल है वो प्रवीर से है। प्रवीर, आप हमें ये बताइए कि 200 साल हो गए मार्क्स एंगल्स के जन्म को, और आज ऐसी क्या जरूरत है कि एंगल्स को पढ़ने की? जैसे दुनिया भर में कहा जा रहा है कि एंगल्स को स्थापित करने के लिए कुछ नए नए अध्ययन हो रहे हैं। उन अध्ययनों के पीछे का क्या समझ है, और ऐसी क्या आवश्यकता है एंगल्स को आज पढ़ने की? सिर्फ एंगल्स नहीं, मार्क्स और एंगल्स और मार्क्सिज्म की दुनिया में इस वक्त फिर से चर्चा इसीलिए हो रहा है कि जो संकट दुनिया के सामने है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की, चाहे कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो 2008 के संकट के बाद चल रहा है, इसके साथ साथ और भी जो कोविड-19 के वजह से जो दुनिया में चैलेंजेस हैं, ये सब को लेके एक पूंजीवादी संकट के खिलाफ क्या चिंतन हो सकता, इसके बारे में लोग सचेत हैं और इसके बारे में लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। एक हिसाब से मार्क्सवाद का एक कह सकते हैं एक नया दौर शुरू हुआ है, पर इसमें एक कमी रही है कि वैज्ञानिक तबके, टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, विज्ञान के लोग हैं, वो एक हिसाब से राजनीति से अपने आप को काफी अलग रखते हैं। और जो पहले की स्थिति थी, खास तौर से दूसरा महायुद्ध के बाद, खास तौर से न्यूक्लियर वेपन्स की प्रयोग के बाद हिरोशिमा नागासाकी में, जो वैज्ञानिकों की जो भूमिका थी खास तौर से पीस मूवमेंट में, उस तरह भूमिका वैज्ञानिक तबके को इस वक्त हम नहीं देख रहे हैं। और कोविड-19 साफ कर दिया कि एपिडेमियोलॉजिस्ट जो कह रहे हैं कि वो राजनीतिक बात है कि पब्लिक हेल्थ जब तक सेंटर में नहीं रहेगा हमारे पॉलिसीज की, तब तक इन्फेक्शियस डिजीज की जो प्रभाव है, प्रकोप है, वो हमारे समाज में रहेगा। अब तक ये सिर्फ गरीब देशों में था, अब जो है दुनिया भर में है, इसीलिए लोग इसके बारे में फिर सोचने लगे हैं। ये सब राजनीतिक बात है, पर विज्ञान टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। और अब देख ही सकते हैं कि मोनोपोली, डिजिटल मोनोपोलीज की जो प्रभाव है, उसके ऊपर भी जब तक वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट इस राजनीतिक बहस में नहीं आएंगे, तब तक हम एक हिसाब से कमजोर पड़ेंगे नए सोच की, नए चिंतन के लिए। तो एंगल्स की अहमियत यह है कि उन्होंने विज्ञान पर काफी दिलचस्पी लेकर पढ़ाई की। उनकी अध्ययन बहुत गहरा था, बहुत विस्तृत था, और उस वक्त की जो विज्ञान था, जिसको आज शायद हम 200 साल बाद उस तरह से पहचान भी नहीं पाएंगे, पर जो सवाल उन्होंने उसके अंदर रखा था वो अभी भी शाश्वत है। वो है कि हमें गतिशीलता की तरफ से विज्ञान की दुनिया, प्रकृति को देखना चाहिए, ये स्थिर नहीं है। ये हमेशा मैटर इन मोशन जो कहें कि बदलती रहती है, इसको देखें। और एंगल्स की जो दूसरी बात रही डायलेक्टिक्स की लॉज के अलावा, वो है कि डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर, उनके एक छोटा सा एक चैप्टर है ऑन हाथ कैसे इंसान को बदला और लेबर कैसे हाथ को बदला। तो ये जो हाथ, उन्होंने एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन के प्राथमिकता हाथ को दिया, जिससे हम टूल्स बना सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा एवोल्यूशन सिर्फ टूल्स बनाने के लिए नहीं था, टूल्स से भी हमारा हाथ की एवोल्यूशन हुआ है। तो डुअल कैरेक्टर जो है थोड़ा लेबर की हमारी एवोल्यूशन में और इन टूल्स की एवोल्यूशन में, दोनों एक साथ देखना है कि समाज और प्रकृति, ये एक परस्पर की जो संबंध है वो हमारे लेबर के जरिए होता है। तो इस पे वैज्ञानिक दुनिया में आज भी अगर आप देखें तो हम मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर टूल मेकिंग एनिमल्स, कि हम टूल बनाते हैं। पर इस प्राथमिकता को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम हर जानवरों से अलग है। हमारे अलग करने वाला ये सिर्फ अपना कहते हैं लेबर प्रोसेस, जो हाथ से जिसकी सृष्टि हुई थी, ये एंगल्स ने दर्शाया था। डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर उन्होंने खत्म नहीं किया था, एंटी ड्यूरिंग जैसे पुस्तकें उन्होंने खत्म तो किया था। डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर उनकी
क्योंकि मार्क्स के मौत के बाद उन्होंने उसी पर ध्यान दिया, मार्क्स के कैपिटल वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 वगैरह लिखने की, वो अधूरा रह गया है। पर अभी भी उस चीज में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे चीजें मिलेंगे जो आज के लिए भी जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉमरेड सुहासिनी, आप खास करके चूंकि आंदोलनों से सीधे तौर पे जुड़ी रही हैं, तो क्या जो प्रवीर ने कहा कि जो अकादमिक तौर पे या जो विज्ञान के नजरिए से एंगल्स के जो पढ़ने की जो आज जरूरत है, मूवमेंट में भी क्या इसी तरह की सोच है एंगल्स को लेकर? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि एंगल्स को लेकर के सोच है, क्योंकि बहुत से लोग जो आंदोलन में हैं, जो मूवमेंट में हैं या संगठनों में हैं, वो शायद एंगल्स को जानते नहीं हैं। लेकिन अगर हम महिला आंदोलन को देखें तो निश्चित रूप से महिला आंदोलन के अंदर जो सबसे अधिक प्रभावशाली सोच है, जो एक वामपंथी सोच है, उसका उदय कहाँ से होता है, वो कहाँ से आता है? वो इस बात से आता है जिसको एंगल्स ने शायद दुनिया में सबसे पहले लोगों के सामने स्पष्ट रूप में रखा कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हमेशा से ही दबी हुई थीं, हमेशा से ही उनका दूसरा दर्जा था। आज जब हम लोग महिलाओं की स्थिति को बदलने की बात करते हैं तो हमारे जवाब में आता है कि अरे ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया में हमेशा हमेशा से ही औरतों की अलग भूमिका रही है, उनका दूसरे दर्जे का स्तर रहा है समाज के अंदर, ये तो कभी बदल नहीं सकता है। तो इसका जो सबसे प्रभावशाली जवाब है वो हमें एक तरह से एंगल्स की सोच और एंगल्स के लेखन से ही मिलता है, और वो ये है कि हमेशा ऐसा नहीं था। अब आप लोग तो जानते ही हैं, प्रवीर ने भी कहा कि मार्क्सवादी सोच जो है वो डायलेक्टिकल है, मतलब वो बदलाव के बारे में हमको बताता है, और ये भी बताता है कि बदलाव की एक दिशा होती है। जब एक तरह से समाज आगे बढ़ता है तो एक ऐसा समय आता है जब एक वो छलांग मारता है और एक नए तरीके का समाज बनता है। तो इस सोच को उन्होंने, क्योंकि आज हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, प्रवीर भी यहाँ बैठे हैं, कि हम लोग इस बात को तो मानते हैं कि हाँ हमको द्वंदात्मक तरीके से सोचना पड़ेगा, लेकिन हम हर क्षेत्र में द्वंदात्मक तरीके को लागू करने की कोशिश नहीं करते हैं। हर क्षेत्र में, जैसे उन्होंने कहा, जैसे साइंस इस समय थोड़ा सा इस सोच से अलग है, हालांकि साइंटिस्ट को नेचुरली मतलब सहज रूप से द्वंदात्मक होना चाहिए, लेकिन अक्सर वो नहीं है। तो ये जो द्वंदात्मक सोच उन्होंने समाज के बारे में तैयार की, और उसके नजरिए से जब उन्होंने महिलाओं की हालत को देखा तो कई चीजों को उन्होंने स्पष्ट किया, और उन्होंने महिलाओं के बदलते स्तर को समाज के अंदर बदलाव के साथ जोड़ने का काम किया। और उन्होंने बहुत दिलचस्प बात बताई, जो हम लोग जब अपनी महिलाओं के बीच में बैठते हैं और उनको समझाते हैं तो समझाना इतना मुश्किल भी नहीं होता है, क्योंकि हमें खुद अपने इतिहास से या अपने जो एपिक्स हैं, हमारे महाभारत है, रामायण है या दूसरे हैं, उनसे भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो एंगल्स की सोच को स्पष्ट करने में बहुत हमारी मदद करती है। तो वो